फंक्शन, और एज यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी थी। पहला तो लेट फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी, लेट फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी हो, यानी इसको पढ़ेंगे सेट ए का फंक्शन बी में है, इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेट ए, फंक्शन ऑफ सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए का फंक्शन सेट बी में क्या होगा, क्लियर। हमने डिफिनेशन दे रखी थी क्या, सेट ए को सपोज कर लो ए, सेट बी को ये, एंड ए के एलिमेंट सपोज कर लो a1 a2 a3 a4, बी के एलिमेंट सपोज कर लो b1 b2 b3 b4। तो आपने इसको प्री इमेज बोला था, क्या बोला था, प्री इमेज, क्लियर। इसको क्या बोला था, इमेज, ठीक है। यानी सेट बी के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं और सेट ए के एलिमेंट को बोलते हैं प्री इमेज, दैट्स क्लियर। पहला जो कंसेप्ट इसमें आपने पढ़ रखा हुआ था क्या था, पहला कंसेप्ट ये था कि ऑल प्री इमेज, ऑल प्री इमेज, all pre-image should have an image in set B, या प्री इमेज ऑफ सेट ए कर लो, प्री इमेज ऑफ सेट ए, क्लियर हो गया। मैंने क्या लिखा, ऑल प्री इमेज ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए, सारे प्री इमेज के लिए क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए सेट बी में, यानी इसके सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड होने चाहिए अंडर द रिलेशन एफ से, क्लियर हो गया। बस इस बात को समझ लीजिए, बस ये फंक्शन की बेसिक डिफिनेशन थी। और दूसरी डिफिनेशन क्या थी, नो मोर देन वन इमेज फॉर सिंगल प्री इमेज। किसी भी सिंगल प्री इमेज के लिए एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए, यानी ए के लिए दो इमेज नहीं हो सकता, बट दो प्री इमेज के लिए एक सिंगल इमेज मैंने B1 दिखाया है। जरा देखिए A1 और A2 के लिए सिंगल इमेज मैंने क्या दिखाया है, B1, बट A1 के लिए दो इमेज नहीं हो सकता। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही थी, क्या क्राइटेरिया था, ऑल एलिमेंट या ऑल प्री इमेज शुड हैव एन यूनिक इमेज इन बी या एन यूनिक इमेज इन द गिवन सेट। किसी भी सेट के लिए एक यूनिक इमेज होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या था, ऑल, ध्यान से सुनिएगा, ऑल प्री इमेज हैव नो मोर देन वन इमेज, क्लियर हो गया। किसी भी प्री इमेज के लिए एक से अधिक इमेज नहीं हो सकते, बट इट कैन बी पॉसिबल दैट फॉर अ सिंगल इमेज, किसी भी सिंगल इमेज के लिए मोर देन प्री इमेज कैन बी पॉसिबल, एक से अधिक प्री इमेज हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ बात समझ में आ गई। देखिए दो प्री इमेज के लिए एक इमेज हो गया, बट एक प्री इमेज के लिए दो इमेज नहीं हो सकते। दैट मीन्स नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट हियर, सपोज सेट ए, फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी की बात करें तो क्या ये फंक्शन हो सकता है, जरा देखिए A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5। सपोज करते हैं, देखिए ये दो प्री इमेज A1 और A2 के लिए हमने एक इमेज B1 दिखा दिया, क्लियर। A3 B2 से रिलेटेड है, A4 रिलेटेड है, ये फंक्शन है, ऑब्वियसली है। बात समझ में आ रही है। तो दो प्री इमेज के लिए एक इमेज हो सकता है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, कोई भी इमेज बच सकता है इसे, ठीक है ना, लेकिन प्री इमेज का बचना कंपलसरी नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या, एक और रफ कर देता हूं, ठीक है, क्या ये दो सेट A है, ये हमारा सेट B है, A1 B1 से भी रिलेटेड है, A2 B2 से भी रिलेटेड है। अब जरा देखिए
सिंगल प्री इमेज A1 के लिए 2 इमेज बन गए, क्या ये पॉसिबल है फंक्शन में? नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। भले ही इसमें इट इज नॉट अ फंक्शन, एक भी ये फंक्शन नहीं है, भले ही इसके कोई भी इमेज ना बचे, ध्यान दीजिए, इसके इमेज भले ही कोई ना बचे, प्री इमेज के लिए सारे के सारे एलिमेंट का रिलेशन हो, बट अगर कोई भी एलिमेंट हमारा मोर देन वन प्री इमेज, सॉरी एक प्री इमेज मोर देन वन इमेज से रिलेटेड है तो फंक्शन नहीं हो। दैट्स क्लियर। तो ये चीजें मैंने डेफिनेशन आपको बता रखी, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देख लिया है एक प्री इमेज के लिए मोर देन वन इमेज, इसलिए फंक्शन नहीं है। अगर यही यहां पर होता ऐसे और यहां पर न रिलेटेड होता तो ये फंक्शन होता, बट अब ये फंक्शन नहीं है। अब जरा क्राइटेरिया पे डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन जो होते हैं वो 2 ही टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। बाकी इनका एक्सटेंशन है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। पहले तो इस बात को समझिएगा, एक मान लीजिए फंक्शन ऑफ सेट A टू B है, ठीक है, ये मान लीजिए सेट A और फंक्शन ऑफ सेट A टू B, मान लीजिए 2 मैंने क्राइटेरिया लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे A और यहाँ पे B। क्लियर? अब जरा सोचिएगा A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है, क्लियर? अब जरा समझिएगा, B6 एक्स्ट्रा भी रह सकता है। अब जरा देखिए इसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। देखिए जरा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इसका सेट A का ईच एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सेट B के सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है। क्लियर? और यहाँ पे सेट A का सेट B के 2 एलिमेंट A1, A2 एक सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है B1 से। यहाँ पे A3 B2 से रिलेटेड है, A4 B3 से रिलेटेड है, A5 B4 से रिलेटेड है। तो इन दोनों में अच्छा देखिए एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें एक B5 रह गया, इसमें B6 रह गया, लेकिन इन दोनों में केवल और केवल एक ही डिफरेंस है, इसका सिंगल एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है, बट इसका मोर देन वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट नहीं, A1 और A2 रिलेटेड है इसके सिंगल एलिमेंट से। तो देखिए एक से अधिक एलिमेंट इससे रिलेटेड है, इसका मतलब इसका मेनी एलिमेंट इसके वन एलिमेंट से रिलेटेड है और इसका वन एलिमेंट इसके वन एलिमेंट से रिलेटेड है। तो इस टाइप को फंक्शन को बोलते हैं, बहुत आसान है नाम, वन एलिमेंट अगर वन से रिलेटेड है तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान दीजिए, इसका A1 A2 इसके B1 से रिलेटेड है, यानी इसका मेनी फंक्शन इसका मेनी एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है, वन एलिमेंट से। तो इसका नाम पड़ गया मेनी वन फंक्शन। बहुत आसान है, तो ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। और मुझे लगता है कि जितने भी टाइप के फंक्शन है इस दुनिया में वो या तो वन वन होंगे या तो मेनी वन होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। अब इसी का एक्सटेंशन है, अलग अलग से नाम दिया गया, या तो वन वन होगा, एक सिंगल एलिमेंट अगर फंक्शन है सिंगल एलिमेंट सिंगल से रिलेटेड होगा, या मेनी एलिमेंट सिंगल से रिलेटेड होगा, बस। क्योंकि यहाँ पे मेनी हो नहीं सकता, मेनी हो गया तो फंक्शन होगा नहीं, मेनी एलिमेंट इसके मेनी रिलेटेड हो नहीं सकते। तो मेनी वन होगा या तो क्या होगा? वन वन होगा। बाकी अब कुछ भी फंक्शन दुनिया में केवल 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, या सिंगल एलिमेंट सिंगल से रिलेटेड होगा या मेनी एलिमेंट मेनी से रिलेटेड होगा। अब बचा क्या? बचा कुछ नहीं, इसके क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक्सटेंशन होता है, इसके टाइप्स दिए गए हैं, जैसे क्या, अगर इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट जो B6 है ये ना रह जाए, तो अगर B6 ना रह जाए और इसमें ध्यान दीजिएगा अगर ना रह जाए, इसका वन वन एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, इसका वन वन एलिमेंट पूरा का पूरा इससे जाके मिल जाए, एक भी एलिमेंट B में एक्स्ट्रा ना रह जाए, उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है।
और अगर रह गया तो ऑन टू नहीं बोलेंगे, तो ऑन टू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट B5 रह गया है ना, अब इसको बोलेंगे ऑन टू इनटू फंक्शन, सॉरी क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। क्लियर हो गया, इसको इनटू फंक्शन बोलने वाले। क्लियर। बाय द वे, अगर आपसे कहा जाए इनटू फंक्शन नहीं, इसको मैं रफ कर रहा हूं B5 भी इसमें नहीं रहने वाला, तो अब देखिए जरा, अगर इसमें केवल B4 रह गया, ठीक है, अब इसमें कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा बचा नहीं है, तो ये ऑन टू हो गया। अब ये इनटू नहीं रह गया, ऑन टू, बस और कुछ भी नहीं है। यही टाइप्स ऑफ फंक्शन और कुछ नहीं। क्लियर हो गया। और इसके काइंड्स बहुत होते हैं फंक्शन के, 11 में आपने पढ़ रखा हुआ है। फिर से देख लीजिए, वन फंक्शन क्या है, अगर सेट ए का वन एलिमेंट सेट बी के वन एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी सिंगल एलिमेंट सिंगल से रिलेटेड है, तो उसको वन बोलेंगे। सेट वन के एक से अधिक एलिमेंट अगर बी से रिलेटेड है तो उसको मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। अगर सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट रह गया तब उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन, नहीं रह गया तो ऑनटू फंक्शन। दैट्स क्लियर आर नॉट क्लियर। बस ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है, कुछ नहीं। तो अलग से 4 टाइप ऑफ, अब यहाँ से आप टाइप्स ऑफ फंक्शन को बढ़ा सकते हो, बोल सकते हो 1 फंक्शन होगा, मेनी वन होगा, या 1 ऑनटू होगा, 1 इनटू होगा, मेनी वन ऑनटू होगा, मेनी वन इनटू होगा। जरा देखिए कैसे, देखिए अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा छोटा छोटा, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, ठीक, सेट A सेट B, फंक्शन ऑफ सेट A टू B आप बताओगे क्या है, जरा ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है। देखिएगा अब इसमें क्या है कि एक से अधिक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट बी से रिलेटेड है, एक से अधिक एलिमेंट रिलेटेड है, जरा ध्यान दीजिएगा, तो मेनी हो गया, और सिंगल से रिलेटेड है सिंगल। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेट बी में जो सेट बी में फंक्शन होगा वो, सॉरी सेट बी के जो एलिमेंट होंगे हमेशा वो सिंगल एलिमेंट ही रिलेटेड होंगे तभी फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। इसीलिए 1 या तो मेनी वन, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, लास्ट में 1 होना ही है। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक एलिमेंट A1 A2 किससे रिलेटेड है, B1 से रिलेटेड, ठीक है ना। अच्छा अब जरा देखिए, यानी मेनी तो हो गया, मेनी हो गया और 1 भी हो गया, ये बात तो समझ में आ गई। अब नाम कैसे देंगे, अब जरा देखते हैं। A3 B2 से रिलेटेड है, A4 B3 से रिलेटेड, B4 एक एलिमेंट रह गया, इमेज जिसके लिए प्री इमेज कोई भी नहीं है। B4 एक ऐसा इमेज है जिसके लिए कोई भी इमेज नहीं, तो कोई बात नहीं, फंक्शन तो अब भी है, लेकिन अगर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट रह गया तो इनटू, और नहीं है तो ऑनटू, तो मेनी वन इनटू इसका नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसका, मेनी वन इनटू फंक्शन। दैट्स क्लियर आर नॉट क्लियर, समझ में आया, समझ में आ गया। अच्छा अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलिए क्वेश्चन 2। अगर मैं आपसे कहूं 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, 4 60 से रिलेटेड है, 5 25 से रिलेटेड। अब जरा इस फंक्शन का फंक्शन ऑफ सेट x टू y, फंक्शन ऑफ x टू y को कौन सा फंक्शन नाम देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 2 4 से रिलेटेड है सिंगल से, 3 9 से रिलेटेड है, 4 16 से, 5 25 से, यानी इसका 1 एलिमेंट इसके 1 से रिलेटेड है, तो नाम देना स्टार्ट करेंगे, कहेंगे 1 1। अब जरा आगे देखते हैं, क्या सेट बी में या सेट वाई में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रह गया, नहीं रह गया, नहीं बचा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू, रह गया तो इनटू, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया, बहुत आसान है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इस बात को समझिए, क्वेश्चन तो हम करेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। आई होप दैट आपको नेमिंग ऑफ द फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, 1 1 मेनी वन, बस 2 टाइप के होते हैं, और एक्सटेंशन करेंगे तो 1 1 ऑनटू या 1 1 इनटू। क्लियर, जैसे ये कौन सा है, 1 1 ऑनटू है, अगर इसी में एक एलिमेंट रख दें 36, तो अब क्या हो गया, 1 1 इनटू हो गया, 1 1 इनटू फंक्शन, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें रह गए। बात समझ में आई, अच्छा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक एलिमेंट 1 है, वो भी 4 से रिलेटेड है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब एक से अधिक एलिमेंट रिलेटेड है, तो अब ये क्या हो गया, अब मेनी हो गया, मेनी वन।
अब जरा देखिए मेनी वन हो गया, अब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट रह गया तो मेनी वन इनटू फंक्शन नहीं रहा, मान लीजिए इसको रिमूव कर देते हैं 36 को, तो क्या बोलेंगे मेनी वन, हाँ मेनी वन इनटू काट के अनटू कर देंगे। यही है फंक्शन के टाइप्स और कंसेप्ट, आप समझ गए हो, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो आई होप दैट स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप देख रहे हो कि कोरोना की वजह से आपको लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, समस्या हो रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं है, आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सेफ रहना ज़्यादा जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है जान है तो जहान है। लेकिन हम लोग आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि आपकी स्टडी एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। आपके साथ सारी चीज़ें, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम, पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हो टीचरों से। क्लियर हो गया? चलिए नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन और रेंज भी आप डेफिनेशन दे सकते हो फंक्शन की। जैसे बात किया जाए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, एक 1 फंक्शन की बात करूंगा, एक मेनी वन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चल के लिख देता हूं 1 ऑन टू फंक्शन, और दूसरे में लिख देता हूं 1 इनटू फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक मेनी 1 ऑन टू लिख देते हैं, सबका एग्जांपल देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। मेनी 1 ऑन टू फंक्शन, दूसरा मेनी 1 इनटू फंक्शन। क्लियर? चलिए अब जरा 1 फंक्शन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रेंज एंड डोमेन। तो जरा अगर मैं कहूं फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी, एग्जांपल से आप समझते जाओगे। सेट ए है, सेट बी है। अब जरा देखिए इसमें A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, और यहाँ पे सेट ए, सेट बी की बात करें तो ध्यान दीजिए 1 का मतलब क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। इसमें एक्स्ट्रा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, क्योंकि कोई कंपलसरी तो दिया नहीं 1 है कि ऑन टू है, 1 ऑन टू है कि 1 इनटू है। तो जरा देखिए इसके सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड है। अगर B4 से लेके B5, B1 से लेके B5 तक है तो जरा देखिए ये इसका सेट ए का सारा एलिमेंट डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है। क्लियर हुआ? डोमेन क्या होता है? सेट ए का सारा एलिमेंट, यानी आप बोल सकते हो कि फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी में सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए के सारे एलिमेंट को आप बोलते हो डोमेन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे डोमेन की डिफिनेशन भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या बोलोगे? सेट ऑफ ऑल possible element of set A. That means you can say that domain of function is equal to क्या हो जाएगा? A1, A2, A3, A4। सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं ये इसके डोमेन हो। और सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज रिलेटेड टू द ए, सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ बी विच इज रिलेटेड टू द ए अंडर द रिलेशन एफ के रिलेशन के अंडर में जो रिलेटेड है उन सबको रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो रेंज की बात करें, रेंज क्या है? सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज रिलेटेड टू द ए अंडर द रिलेशन आर। तो कौन है? B1 है, B2 है, B3 है, B4। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप बोलोगे B1, B2, B3, B4। बच्चों समझ में आ रहा है? अब अगली बात आ गई कोडोमेन।
कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन क्या होगा, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, नहीं अगर आपको याद है तो आप उसमें जाके फिर से पढ़िए। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच इज रिलेटेड टू द ए और नॉट रिलेटेड टू द ए, सबके सबको एक साथ सेट में रख दें, यानी बी के सारे एलिमेंट को एक साथ रख लें, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कोडोमेन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो उनको कोडोमेन बोलेंगे, यानी कोडोमेन यानी सेट बी के सारे एलिमेंट। तो कौन है, B1, B2, B3, B4, B5। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आई होप दैट आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं मेनी वन फंक्शन का। समझ में आया है? एक अच्छा, डोमेन और रेंज के डिफिनीशन पे आप दे सकते हो, ध्यान दीजिएगा। इसमें कोडोमेन और रेंज जरूरी नहीं है कि बराबर हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? चलिए, क्योंकि अगर इसको रब कर दें, इसको हटा दें, तो आप बोलोगे कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए। ठीक है, चलिए मेनी वन पे, इस मेनी वन फंक्शन पे देखते हैं एग्जांपल से। इसको रब कर दें, अच्छा ठीक है। मेनी वन पे देखते हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन क्या होगा, फंक्शन ऑफ सेट ए टू सेट बी। ये देखिए मेनी वन में भाई A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, देखिए सबके सब रिलेटेड हो सकते हैं। अब जरा देखिए इसके रेंज डोमेन कौन कौन है, तो इसके डोमेन है हो जाएंगे आपके इस फंक्शन के सेट ए के सारे एलिमेंट जो रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे रिलेटेड होंगे, तभी तो फंक्शन होगा A3, A4। डोमेन सब में एक ही होने वाला है, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिए। और रेंज की बात करें तो सेट ऑफ दो एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच इज रिलेटेड टू द ए अंडर द रिलेशन ऑफ B1 और B2 है। क्यों, कौन है, रेंज है इसका B1, B2। समझ में आया? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते चलिए। नहीं, अब देखिए मैंने लिखा है 1-1 onto फंक्शन। 1-1 भी हो और onto भी हो, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो 1-1 भी हो onto हो, सपोज किया फंक्शन ऑफ सेट x टू y, और मैंने यहाँ पे सेट x ले लिया और y ले लिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा A1, A2, A3, A4। अब यहाँ पे B1, B2, B3, B4। 1-1 भी हो और onto हो, यानी इसका सिंगल एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड हो और इसमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना बचे, तो अब आप क्या बोलेंगे, 1-1 भी हो onto। और एक चीज देखिए, इसमें डोमेन तो यही है, डोमेन तो यही है आपके, वही बदलने वाला नहीं, A1, A2, A3, A4। लेकिन जरा देखिए क्या रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली। जरा देखिए रेंज आपका क्या है, सेट ऑफ दो एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच इज रिलेटेड टू द ए, B1, B2, B3, B4। शायद रेंज यही है, दिख भी रहा आपको, और कोडोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है। तो आप क्या बोलोगे, कोडोमेन B1, B2, B3, B4। दैट मीन्स यू कैन से दैट द रेंज एंड कोडोमेन इन 1-1 onto फंक्शन आर सेम। एक प्रॉपर्टी आप सीख लीजिए, आप 1-1 onto को ये बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो क्या होगा, कोडोमेन के इक्वल। तो सीधी सी बात है, मैं आगे बताने वाला नहीं हूं, आगे आपको सबको पता चल जाएगा। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया तो वो क्या होगा, onto फंक्शन होगा। तो onto फंक्शन की एक डेफिनेशन और होती है जिसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। अब 1-1 है तो 1-1 onto फंक्शन, नहीं मेनी है तो मेनी 1 onto फंक्शन। अच्छा 1-1 into तो बात समझ ही रहे हो, 1-1 into में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा इसमें डाल दो B6, अब ये 1-1 into हो गया। अब रेंज और कोडोमेन इस केस में डज नॉट इक्वल हो गया। अब क्या कर सकते हो, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज सबसेट है इसका बट इक्वल नहीं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? चलिए अब आई होप दैट ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इन पर मैं डिस्कशन अब ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है, मेनी 1 onto पे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है।
अब डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कुछ सम स्पेशल फंक्शन है जो आपने 11 में भी पढ़ रखा है, उनके रेंज और कोडोमेन की भी बात करेंगे। तो आप जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और इस बात को बहुत बेसिक कंसेप्ट में समझिएगा। एक बात समझिएगा, अगर ये एक्स एक्सिस है और इसको आप वाई एक्सिस बोलते हो तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी आप ग्राफ बनाते हो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल, और y जो होता है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y जो होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दैट मीन्स जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब देखिएगा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रीली, आप x की वैल्यू फ्रीली ले सकते हो, एंड y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x, hence you can say that y is dependent variable and x is independent variable. That means if put the value of x is equal to 0, if x is equal to 0, we will get the value of y is equal to 2. If x is equal to 1, then we will get the value of y is equal to 3. If x is equal to 2, then y get is equal to 4. That means you can say that if x is increasing, y is also increasing. That means y is totally dependent on x. Hence y is called dependent variable and x is called independent variable. तो मेरा कहने का मोटिव क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का ग्राफ होता है वाई एक्सिस, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, ये आपको लर्न कर लेना बहुत जरूरी है। इस बात को समझ कर लीजिए कि वाई एक्सिस पे जो चीजें होती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल की ग्राफ होती है, और एक्स एक्सिस पे जो है वो किस वेरिएबल ग्राफ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। और जो भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पर वाई का ड्रा करते हैं किसके लिए करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे तो फंक्शन को भी तो डिपेंडेंट वेरिएबल ही बोलेंगे। और फंक्शन क्या होता है इस बात को समझिए, क्योंकि फंक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे x की वैल्यू हम चेंज करेंगे y की वैल्यू, फंक्शन की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू 0 की है तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू 1 की है तो इसकी वैल्यू 1 हो गया, x की वैल्यू 2 पुट की है तो इसकी वैल्यू 4 हो गया, x की वैल्यू 3 पुट की है तो ये 9 हो गया, x की वैल्यू 4 पुट की है तो ये 16 हो गया। तो आप देखते ही जा रहे हो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदल रहे हैं y फंक्शन की वैल्यू भी बदल जा रही है। दैट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फंक्शन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और रट लीजिए, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको ऐसे बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई। अगर ऐसे लिखा इसका मतलब ये होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई है, एक्स डोमेन है, एक्स डोमेन है, वाई रेंज। क्लियर हुआ? यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन भी हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को समझिए, रेंज अगर इक्वल टू हो गया कोडोमेन के तो ऑन टू है, नहीं तो नहीं। क्लियर हो गया? अब ये अलग बात है, वाई कोडोमेन है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। रेंज भी हो सकता है, कोडोमेन हो सकता है, वो ऑन टू और इनटू पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें क्या, कुछ नहीं, इसका मतलब ये भी फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन एक्स है। दैट मीन जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। क्लियर हुआ? तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई भी पुट कर सकते हैं, यानी y एक्सिस की जगह पे एफ एक्स को प्लॉट भी कर सकते हैं। इस बात को समझिए। तो अब हम इस बात को समझिए, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एफ एक्स को यहाँ लिखेंगे, एफ एक्स को यहाँ लिखेंगे। अगर आपसे कोई कहे एफ एम इज इक्वल टू एन, क्या एक फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है, जिसका डोमेन और रेंज को डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल m है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, n है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ m टू n, यानी सेट m के सारे एलिमेंट n के एलिमेंट को डोमेन n से रिलेटेड है, रेंज के बराबर। क्लियर हुआ? अब इस बात को समझ लीजिए। तो अब जब भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे। अगर फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई आपने लिखा है और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है,
दोनों बात एक ही है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्स, यानी अब एक बात तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, आपने लर्न ही कर लिया होगा कि फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। बात समझ में आया? वो कौन से वेरिएबल होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम इसी पे ग्राफ ड्रा करने वाले हैं। ठीक, अच्छा अब डोमेन और रेंज की बात करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। डोमेन क्या होगा? अगर फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई की बात करेंगे, डोमेन क्या होगा? अगर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सभी पॉसिबल वैल्यू क्या है? डोमेन ही है। क्योंकि अभी आपने क्या बोला था, जस्ट जरा ध्यान दीजिएगा, आपने क्या बोला था इसको? फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी, और आपने डोमेन के लिए क्या बोला? इस बात को समझिए, डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोमेन और रेंज के लिए, डोमेन के लिए क्या बोला? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट जो है डोमेन है। तो यहां फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई में क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ, या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, पॉसिबल भी लिख दीजिए, वही तो निकालना पड़ेगा ना हमें, इसलिए ऑल पॉसिबल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एक्स का जो भी पॉसिबल एलिमेंट होगा वो डोमेन होने वाला है। क्लियर होने वाला है? बात समझ आ रहा है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा अब एक बात और आ गई। अब आप बोलोगे सर ये क्या, सेट बी के एलिमेंट क्या थे? तो आप बोलोगे को डोमेन। सेट बी के एलिमेंट को ही डोमेन थे, आप बोलोगे सर को डोमेन, आप बोलोगे को डोमेन, बिल्कुल सही कहा। तो अब आपसे पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या, एफ एक्स के एलिमेंट क्या है? को डोमेन है, सही बात है। लेकिन रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या होगा भाई? रेंज तब क्या हो जाए? रेंज क्या हो जाएगा? सेट ए से जो एलिमेंट बी में रिलेटेड होते थे अंडर द रिलेशन ए, उसको बोलते थे रेंज। क्यों? अभी जस्ट आपने पढ़ा रेंज क्या है? सेट ऑफ दोज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच इज रिलेटेड टू द ए अंडर द रिलेशन आर, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए से अंडर द रिलेशन आर रिलेटेड थे, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए से अंडर द रिलेशन आर रिलेटेड थे। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे? वाई के ऐसे एलिमेंट जो एक्स से रिलेटेड है अंडर द रिलेशन एफ, वही रेंज। तो y की ऐसी पॉसिबल वैल्यू क्या बोलेंगे रेंज में? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y which is related to the x under the relation f, या all element of y which belongs to the, या there exists an unique an element, unique नहीं, x के बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, an element in x, x के जिन जिन एलिमेंट के लिए y में एलिमेंट बिलोंग करेगा वो सबके सब रेंज है। क्लियर? तो अब y के एलिमेंट की रेंज की बात करेंगे तो ये तो डोमेन की डिफिनीशन हो गई। रेंज की डिफिनीशन बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y which is related to x under the relation f, अंडर द रिलेशन एफ। बात समझ में आए? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डिफिनीशन आपका क्लियर कराते हैं। तो डोमेन की डिफिनीशन और रेंज की डिफिनीशन, इन पर बहुत ध्यान देना है। देखिए फॉर फंक्शन किसके लिए? फॉर फंक्शन यहां पे लिख लिए इफ f x to y is फंक्शन, या फंक्शन इज डिफाइंड फॉर, हाँ यहाँ चलिए लिख रहा हूं मैं, चलिए फिर से। if x is equal to y defined for f x to y, कैपिटल x to y लिख लीजिए। कोई फंक्शन है f x is equal to y है, ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? डोमेन समझिएगा सेट ऑफ ऑल, लिख लीजिएगा, पॉसिबल
वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स की जो पॉसिबल वैल्यू होगी सबके सब क्या होगी, डोमेन होगी, क्योंकि यक्स की सारी वैल्यू डोमेन होगी। अगर उसके कोई भी एलिमेंट वाई से नहीं रिलेटेड है तो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, तो रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y which is related to x in under relation R, under relation R के सॉरी अंडर रिलेशन F, F जो गिवन है, कंडीशन है, उसके लिए रिलेटेड हो अंडर द रिलेशन F, तो उसको आप बोलेंगे कि वो उसका रेंज है। और सेट Y के सारे पॉसिबल एलिमेंट कोडोमेन है। अभी बात एकदम क्लियर हो जाएगा। या आप कहोगे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट X, जो भी सेट X के एलिमेंट हो, देयर एग्जिस्ट B belongs to the set Y, then all B is called range, सभी B जो Y के हैं, X से रिलेटेड हो, सबके सब रेंज हो जाएंगे। अभी आपको एग्जांपल और क्वेश्चन से चीजें समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ गया? तो चलिए सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे, जो आप पढ़ भी चुके हो। मैं यहाँ पे सब बताऊंगा, आप परेशान ना हो, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि IIT JEE लेवल के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने। 12th फाउंडेशन के साथ स्टार्ट कर रखा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आपकी बेसिक चीजें हैं, जो आप नहीं पढ़ पाए हो, छूट गई है, उनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 2 क्लास में केवल इंट्रोडक्शन ऑफ द फंक्शन कर रहा हूँ, अभी मैं फंक्शन के डीप में नहीं गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है सम स्पेशल टाइप्स में, आप हेडिंग डालिए काइंड्स ऑफ फंक्शन में आप लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको पढ़ाने वाला हूं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन मैं लिखता जा रहा हूं, समझिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर फंक्शन, ठीक, फिर एक मिनट, स्क्वायर रूट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक, अगला सिग्नम फंक्शन, ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और इनकी सबकी प्रॉपर्टी भी मैं डिस्कस करूंगा। कोई भी फंक्शन छूटने वाला नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन, क्लियर, और उसके बाद रेशनल फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, पॉलिनोमियल, रेशनल, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट मैंने नहीं लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्लियर। और उसके अलावा जो है इनवर्स टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब बेसिक टाइप का इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। बाकी इनवर्स टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए आइडेंटिटी और इनके डोमेन और रेंज पे भी डिस्कशन करेंगे, इनके टाइप्स पे भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डोमेन और रेंज, IIT का बहुत फेवरेट टॉपिक है जी का। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं आइडेंटिटी फंक्शन।
ठीक है। अब आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड फॉर एफ आर टू आर। ये आर टू आर का मतलब क्या है, आर टू आर का मतलब ये है कि इसका डोमेन भी आर है, रियल नंबर है, और रेंज भी रियल नंबर है। कैसे है बात समझ में आ जाएगी, जरा देखिएगा। एक फंक्शन जिसकी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, जरा ग्राफ बनाइएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो आप कहोगे एफ 0 इज इक्वल टू सर 0। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 अगर आपसे कहूं तो आप बोलोगे एफ 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे बोलूं एफ 2 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, इफ एक्स की वैल्यू 2 तो एफ 2 इज इक्वल टू 2। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 देन यू कैन से दैट f3 इज इक्वल टू 3। अगर मैं आपसे कहूं इन सब की वैल्यू नेगेटिव, अगर नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी माइनस प्लस सब में जो x की वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू है। माइनस प्लस सब में जो x की वैल्यू वही फंक्शन की वैल्यू है। तो इसका मतलब जो ग्राफ निकल कर आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर x की वैल्यू 0 है, अगर फंक्शन को यहां पर लिखा कलर दूसरा, अगर यहां पर फंक्शन की वैल्यू को एफ एक्स को यहां लिखा, एक्स को यहां लिखा, एक्स की वैल्यू की बात की तो 0 पे 0, 1 पर 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -3, ये ऐसे ग्राफ बनेंगे। सॉरी, ये देखिएगा, ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन बनेगा आपका ग्राफ। ये ही ग्राफ बनने वाला हो, दूसरा कोई आपका ग्राफ नहीं बनेगा। तो मैं ग्राफ को ही नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर ले रहा हूं। आपने देखा ये आपका ग्राफ बना, ये एक्स ये है और एक्स ये है। तो जरा देखिए कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3, -1 -2, यहाँ पर भी -1 पे -1 है, -2 पे -2 है, +1 पे ये 1 है, +2 पे ये 2 है, 3 पे 3 है। तो जरा देखिए, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, एक ग्राफ बना है इसका फंक्शन का। तो आप क्या बोलोगे, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो इसकी डोमेन होगी। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है, जरा देखिए। ऐसे आप बढ़ते चलो जाओगे -∞ से +∞ तक, सारा का सारा एक्स की वैल्यू आ सकता है। डिफाइन है, अनडिफाइन नहीं है कुछ भी। तो -∞ से +∞ कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करोगे उसके लिए y की वैल्यू जरूर आएगी। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, माइनस डोमेन जो होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, वो होगा -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल। कभी भी कोई चीज इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ओपन इंटरवल लिखा। Also you can say that x यानी x belongs to the -∞ से +∞, कुछ भी बिलोंग कर सकता है। और यही रियल नंबर होता है। -∞ से +∞ सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, इसलिए इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। यानी डोमेन या x belongs to the all रियल नंबर, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। जरा रेंज की बात करते हैं, जरा देखिए रेंज। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y which satisfy या which is related to the f under the relation, which is related to the x under the relation f। तो जरा देखिए x से कौन कौन रिलेटेड है भाई, 1,1 यहाँ पे लिख सकते हो, 2,2 लिख सकते हो, 3,3 लिख सकते हो, -1,1 लिख सकते हो, यहाँ पे -1, -2, -3 लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे 0,0। आप क्या देख रहे हो कि सारा का सारा x जो -∞ से +∞ है उनके लिए y की वैल्यू है, इसलिए इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞। दैट मीन्स कह सकते हो -∞ टू +∞, यानी रेंज एफ एक्स बिलोंग्स टू द, आल्सो यू कैन से दैट रियल नंबर, ये रियल नंबर के ही बराबर है। समझ में आया। तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इसीलिए आइडेंटिटी फंक्शन मैंने लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
which is defined for all real number to f r to r। बात समझ में आ गई? चलिए अगला वाला टाइप्स फंक्शन देखते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला टाइप फंक्शन में देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ा सा और पहले मॉडुलस फंक्शन देख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन, अगला मॉडुलस फंक्शन ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये होता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स, इसको इस तरीके से दिखाई शो करते हैं, और which is defined for f r, यानी x की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू और रियल नंबर होगी टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी एफ आर टू आर, इसको आर प्लस भी लिख सकते हैं, जो 0 के बराबर हो, रियल नंबर और पॉजिटिव हो। सॉरी, 0 के बराबर भी होगी प्लस, पूरा पॉजिटिव नहीं होगी, नॉन नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको प्लस नहीं लिख सकते, छूट जाएगा क्योंकि 0 को आपने इंक्लूड कर रखा हो, ठीक है। चलिए 0 अगर छोड़ देते तो ये बात बनती है आपकी। अब जरा देखिए है क्या ये मॉडुलस फंक्शन, मैं आपको इसके डेफिनेशन पे डिस्कस कर रहा हूं। मॉड फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ही रहेगी। जरा समझिएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तब तो पॉजिटिव रहेगी ही रहेगी, वही सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक कोई माइनस भी वैल्यू है तो एक माइनस से और मल्टीप्लाई करके उसको प्लस बना देते हैं। मॉडुलस फंक्शन एक्चुअल में क्या है, हर उन क्वांटिटी के लिए डिफाइंड है जो निगेटिव नहीं हो सकती, जैसे कि डिस्टेंस नहीं हो सकती है, लेंथ नहीं निगेटिव हो सकती है, ऐसे पैरामीटर, एरिया नहीं निगेटिव हो सकता, ऐसे पैरामीटर जो निगेटिव नहीं हो सकते वो सब के सब मॉड में आते हैं। मॉडुलस फंक्शन उन सब के लिए डिफाइन किया जाता है। तो जरा देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहे थे, अगर मैं मॉड में 2 लिखूं तो इसकी वैल्यू आपके सामने 2 आएगी। 2.5 की वैल्यू मॉड में ये 2.5 ही आएगी। लेकिन अगर मॉड में, अगर वैल्यू मॉड में -2.5 है तो आपको एक -2.5 के आगे और लगाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 2.5। बात समझ में आ गया? अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड में -3 है तो आपको -3 के आगे एक और वैल्यू लगानी पड़ेगी, -+3। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव है या 0 है, 0 पर तो भाई इसकी वैल्यू 0 ही होगी। अगर 0 है तो 0 रहेगा, पॉजिटिव है तो वही रहेगा, बट नेगेटिव के लिए एक माइनस और मल्टीप्लाई करके उसको प्लस बना देंगे। दैट मीन्स मॉड फंक्शन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इस ई मॉड का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। व्हिच इज डिफाइंड फॉर इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो x ही रहेगा या इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, x पर इसकी वैल्यू, 1 मिनट सुरभ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 से अधिक है, दैट मीन्स x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पर वही वैल्यू रहेगी, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 पर भी वही वैल्यू रहेगी, x ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू लिखा इफ, ठीक है, इफ x इज लेस देन 0, जैसे ही आपकी वैल्यू लेस देन 0 वो नेगेटिव हुई तो एक माइनस और मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इस बात को समझिएगा, x क्या है, निगेटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइनस ऑफ x कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ x कौन सी क्वांटिटी है, आप बोलोगे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी है, इस बात को समझिएगा। क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी भैया माइनस लगा, इसलिए क्योंकि हमने x को बोल दिया लेस देन 0, यहाँ पे बोल दिया फिर x इज लेस देन 0, यानी x ऑलरेडी निगेटिव है और निगेटिव के सामने एक और माइनस लग जाएगा तो ये प्लस होगा, इसलिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। मॉड कभी भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं देता। समझ गए बेटो? चलो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेटा देखो यहाँ पे ध्यान दो और समझो। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो जरा सोचिएगा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा करता हूँ, ठीक, यहाँ पे एफ एक्स लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे एक्स लिख दिया, क्लियर? चलिए व्हाइट कलर से ले रहा हूँ। अगर एक्स की वैल्यू आप 0 रखोगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू इफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 रखा तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए।
अगर x की वैल्यू 1 रखा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मॉड 1 की वैल्यू 1 होगी। और अगर 2 रखा तो मॉड 2 की वैल्यू 2 होगी। अगर 3 रखा तो मॉड 3 की वैल्यू 3 होगी। और -3 रखा तो क्या हो जाएगी, -3 पर भी +3। -2 रखा तो -2 पर भी 2। -4 रखा तो भी 4। इसका मतलब नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू, और 0 के लिए 0। तो अब जरा इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, इसको रख करके, ठीक है। तो अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, जरा सुनिए। ये देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव एफ ये कौन सा है, ठीक है। ये कौन सा है, पॉजिटिव एक्सिस है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि x की वैल्यू 0 पर क्या होगा तो 0 होगा, x वैल्यू 1 पर क्या होगा, ये वैल्यू 1 होगी। इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, इधर 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। क्लियर। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 2 के सामने 2, 3 है तो 3। इसका मतलब ग्राफ ऐसे बने। अगर x की वैल्यू -1 है तो भी -1 को हम प्लस कर दे रहे हैं, देख रहे हो आप मॉड में। तो यहाँ पे एक माइनस और मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए, तो यानी -1 पर भी प्लस हो गया। और ग्राफ, सॉरी 1 मिनट, ये देख रहे हैं आप, फ्रैक्शनल वैल्यू में भी वही होगा भाई। मान लीजिए आप 0.5 है, -1/2, तो ये फिर क्या आएगा, -1/2 में एक माइनस और मल्टीप्लाई करके +1/2, +1/2 यहाँ पर आएगा। तो मुझे लगता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये बनेगा। क्लियर हो गया, ग्राफ आपके सामने हो गया। अब जरा मैं डोमेन और रेंज की बात करूंगा इसमें। यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो फिर से वीडियो रिवर्स करके आप देख लीजिए। माइनस के लिए भी मॉड की वैल्यू प्लस होगी, प्लस के लिए भी वैल्यू प्लस होगी, 0 के लिए 0 होगी। अब जरा डोमेन और रेंज पे डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो डोमेन जरा देखिए, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x या द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज डिफाइंड फॉर द गिवन फंक्शन f(x) के लिए जो डिफाइन है वही क्या हो जाएगा, इसका डोमेन। तो x की वैल्यू आप देख रहे हो -∞ से +∞ तक कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो, डोमेन -∞ से +∞, या x बिलोंग्स टू -∞ to +∞। आल्सो कैन से दैट x बिलोंग्स टू द ऑल रियल नंबर। x की वैल्यू ऑल रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रही, ठीक है। जरा रेंज की बात करते हैं। यहाँ पे देखो पॉसिबल वैल्यू ऑफ y या फंक्शन f(x) की वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन है। तो देखिए x की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 से राइट साइड जाने पे पॉजिटिव और 0 से नेगेटिव साइड भी जाने पॉजिटिव। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो 0 से यानी रेंज की वैल्यू f(x) की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, बट +∞ से छोटी। यानी इसको लिख सकते हैं 0 से ओपन इंटरवल +∞, 0 है क्लोज इंटरवल में और ये ओपन इंटरवल। कभी भी इन्फिनिटी किसी के क्लोज नहीं हो सकती, क्लोज इंटरवल। यानी यहां पर मैं लिखूंगा फंक्शन f(x) बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, +∞। तो ये रेंज आया आपका, और डोमेन क्या था हमारा, ऑल रियल नंबर। इसीलिए हमने लिखा था कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफाइन है f(r) to 0 to r+। क्लियर हुआ। 0 से ओपन 0, क्लोज इंटरवल 0 to r ओपन+। समझ में आया। आई होप दैट आपको डोमेन, रेंज, मॉडुलस फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन का समझ में आ गया होगा। नाउ वीडियो इज गोइंग टू लार्ज, ये बहुत लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और जो लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, रेशनल है, पॉलिनोमियल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।